मोदी को कहां से पैदा कर दिया जो नालायक है, जो इस देश का शासन कर रहा है। और ये नालायक कितना बड़ा शासन कर रहा है, इस देश की संवैधानिक संस्थानों को बेचने का काम कर रहा है। ऐसे नालायक सरकार को, ऐसे संवैधानिक संस्थान को, संविधान के विरोध में जाकर के भारत की संवैधानिक संस्थान को बेचने वाले ऐसे राजा को हम नहीं मानते। ये भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से, ये भारतीय बेरोजगार और बेरोजगारों की संसद में ये हम प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम देश भर में ये जो भारत माँ का ये कहता है कि हम इस देश के भारत माँ के लाल हैं, हम ऐसे नालायक भारत माँ की सरकार को हम धिक्कार करते। हमें इस भारत माँ के सरकार की जरूरत नहीं है। इस संसद में ये प्रस्ताव पारित है। इसलिए साथियों, ऐसे लोगों ने हमें हमारे देश में ये जो बेरोजगारी है, आने वाले समय में आपको इस देश में सामूहिक नरसंहार करने को मजबूर करने के लिए ये योजना बनाई गई है। ये 20 करोड़ लोग जो भूखों मरने को तैयार हैं, ये सामूहिक नरसंहार के दिशा पे काम कर रहे हैं। इस देश में आने वाले समय में आपके बीच में सामूहिक नरसंहार हो सकता है। अगर इस देश को बचाना चाहते हो तो आपको इस देश में लड़ाई लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। साथियों, एक भयंकर और बात बताता हूं कि 2019 की सरकार बनने से पहले ये जो 2018 की रिपोर्ट हमने 1.1 करोड़ नौकरियां समाप्त हुई, इस डेटा पर 6 में एक सरकारी संस्था थी। उस सरकारी संस्था का नाम था NSC, नेशनल स्टैटिक कमीशन। और ये नेशनल स्टैटिक कमीशन भारत सरकार की इकोनॉमिक स्टैटिक का अध्ययन करने वाला कमीशन बनाया गया था। और ये कमीशन 2006 में बनाया गया था। उस कमीशन का चेयरमैन थे प्रोफेसर JB मीनाक्षी। नहीं, उस कमीशन के चेयरमैन थे PC मोहनन। और उस कमीशन के सदस्य थे JB मीनाक्षी। ये दोनों लोगों ने कहा कि जो CMI ने रिपोर्ट दिया है कि 1.1 करोड़ नौकरियां भारत में समाप्त हुई है, ये सही है। NSO ने कहा, जब NSC ने कहा तो नरेंद्र मोदी को लगा कि ये सरकारी संस्थान हमारे विरोध में अगर ये डाटा पब्लिश कर दिया तो हमारे विरोध में युवा बेरोजगार लोग इस देश में सड़क पर उतर सकते हैं। ऐसी डर थी। ये डर होने की वजह से ये दोनों कर्मचारी के लोगों को, अधिकारियों के ऊपर नरेंद्र मोदी ने दबाव बनाया कि आपको ये डाटा पब्लिश किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। आपको डाटा नहीं पब्लिश करना है। इस डाटा पब्लिश करने के विरोध में JB मीनाक्षी और चेयरमैन मोहनन जी ने स्टैंड लिया कि अगर आप डाटा नहीं पब्लिश करने दोगे तो मैं नौकरी छोड़ देता हूं। उन्होंने 26 जनवरी 2019 को ये दोनों लोगों ने ये संस्था से नौकरी का त्याग पत्र दे दिया। यानी ये समझते हो कि नौकरी से त्याग पत्र देना डाटा पब्लिश करने के विरोध में, इसका मतलब ये नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत बड़ा नकेल पकड़ा हुआ ये आंदोलन है। ये बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और जब ऐसी समस्या हुई तो देश में चर्चा ना हो कि NSC के लोगों ने ये डाटा पब्लिश करने के विरोध में, नहीं पब्लिश करने की वजह से इन लोगों ने इस्तीफा दिया, तो अन्य पत्रकार लोगों ने इसको पब्लिश कर दिया। जो अन्य पत्रकार लोगों ने पब्लिश किया उस वक्त वो रिपोर्ट क्या है हम आपको बताना चाहते हैं। वो रिपोर्ट कहती है कि 2018 के में देश में बेरोजगारी दर 6.1% तक पहुंच गई और जिसमें 45 सालों में उच्चतम स्तर तक ये है। और इस रिपोर्ट में यह भी बात साबित हुई कि देश में शहरी भारत में पुरुषों की बेरोजगारी दर 7.1% तक पहुंच गई और ग्रामीण भारत में पुरुषों में ये बेरोजगारी दर 5
10.8% तक पहुंच गई। और 2017-12 के 18 के दौरान उसने रिपोर्ट में यह भी कहा कि जो महिला है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के रोजगार में बहुत ज्यादा भयंकर में कमियां आ रही है। ये सारे बहुत लंबा ये रिपोर्ट है, वो लंबा रिपोर्ट हम आपको ज्यादा वक्त तक बता नहीं सकते। इसलिए साथियों, ये भयंकर परिस्थितियां इस देश में बेरोजगारी है, और ये बेरोजगारी केवल आर्थिकता का मामला नहीं है, बल्कि ये बेरोजगारी इस देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने तय किया इस देश में बेरोजगारों को इकट्ठा किया जाएगा, और उनका जो मनोबल है, जो उनका आत्मबल गिर चुका है, और उनका आत्मबल यहाँ तक गिर चुका है कि जिनको इस देश में लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, आज वो 38 पढ़े लिखे नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे नौजवानों के बीच में हमें जाना होगा, और ऐसे नौजवानों के बीच में जाकर के जो इनका मनोबल गिरा हुआ है, इनके मनोबल को उठाना होगा, और मनोबल को उठा करके इस देश में संचयित शक्ति का निर्माण करना होगा। ये सारी योजना पर हम लोगों ने ये भारत में 25 जगहों पर ऐसे 25 संस्थानों के बीच में जहां जहां पर यूनिवर्सिटी का हब है, जहां जहां पर मेडिकल कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट है, जहां जहां पर विद्यार्थियों का हब है, उन विद्यार्थियों के बीच में हम लोग बेरोजगारों की संसद बुला रहे हैं। और ये संसद बुला करके आने वाले समय में ये जो हमारे पास आप लोगों ने डाटा दिया है, 30-35 प्रश्न हम लोगों को आपने दिया है। ये प्रश्न इसीलिए हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये डाटा लेकर के हम लोग कैटलॉग बनाएंगे, और इसी कैटलॉग को ले जा करके हम अपने आमदार खासदार को, जो हमारे वोट से चुन करके गए लोग हैं, उनके मुंह पर फेंक करके कहेंगे ये समस्या समाधान करोगे, नहीं तो वरना तेरे कुर्सी से नीचे करेंगे। ये तैयारी करने के लिए हम बेरोजगारों की संसद बुला रहे हैं। इसलिए बेरोजगारों की संसद बुलाई जा रही है। तो साथियों, ये इस तरीके से इस देश में भयंकर परिस्थितियां निर्माण हो गई है। ये भयंकर परिस्थितियां निर्माण जो हुई नहीं है, किया जा रहा। और क्यों किया जा रहा है? इस देश को जिसे हमें कहा जाता है, तो हमें चुनाव के दौरान में कहा जाता है, नरेंद्र मोदी कहता है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसे वास्तविक रूप से आत्महत्या भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। इस देश आत्मनिर्भर नहीं बल्कि आत्महत्या करने वाली भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से ये भयंकर परिस्थितियां जो हमारे सामने लाई जा रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने साथियों एक अभी हाल में एक जीआर लाया है, और वो जीआर का 2023 में 14 मार्च 2023 को ये जीआर लाया, और ये जीआर में विधायिका में पास किया हुआ जीआर है। और ये जीआर में स्पष्ट है कि अब महाराष्ट्र सरकार सरकारी नियुक्ति नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 2019 की सरकार बनने के बाद जो इस देश में प्लानिंग कमीशन बनता था, वो प्लानिंग कमीशन को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया, अब नीति आयोग बना दिया। और नीति आयोग बनने के बाद ही उसका चेयरमैन ने बोला कि हमारा काम नहीं है कि इस देश का सरकार चलाना, हमारा काम नहीं है कि नियुक्तियां करना, हमारा काम नहीं है कि रेलवे चलाना, हमारा काम नहीं है BCBSNL चलाना। ये काम जिनका है वो प्राइवेट संस्थानों का है, वो चलाएंगे। ये नीति आयोग इतना बेलज्ज तरीके से इसने ये बयान दिया। उसी के कड़ी में ये महाराष्ट्र की सरकार ने ये जियो लाया। वो जियो क्या है कि ये महाराष्ट्र में, इस देश में, ये महाराष्ट्र में
अब सरकारी नियुक्तियां नहीं होंगी, वो सरकारी नियुक्तियां बंद कर दी गई, बल्कि ये नियुक्ति करने का और ये महाराष्ट्र के अंदर जितने भी संवैधानिक संस्थानें हैं उसको चलाने का, उसमें लेबर देने का, उसमें अधिकारी देने का सारी जिम्मेदारी इस जियो के अनुसार 9 कंपनियों को दे दिया गया है, प्राइवेट कंपनियों को। और वो प्राइवेट 9 कंपनियां तय करेगी, इस जियो में उन 9 कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं और वो प्राइवेट 9 कंपनियां तय करेंगी कि आपको अधिकारी अगर बनना है तो कितना पेमेंट देना है, और वो 9 कंपनियां तय करेंगी कि आपको कितने दिन के लिए नौकरी करना है। इसी के श्रेणी में अभी कल परसों की एक रिपोर्ट आई क्या कि अब अग्निवीर की तरह इस देश में प्रोफेसर की भी नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। यहाँ पर प्रोफेसर लोग होंगे, उनकी भी नियुक्ति अब इस देश में 5 साल के लिए होगी और 5 साल के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये जियो पास हुआ तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने जो ये जियो लाया है, जो ये जीआर लाया है, पास किया है, हम भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा आयोजित, भारतीय बेरोजगारों मोर्चा के द्वारा आयोजित जो ये बेरोजगारों का संसद है उसमें ये जियो का हम धिक्कार बहिष्कार करते हैं। हम ऐसे जियो का हम पगे पालन नहीं करेंगे और इस जियो के विरोध में आने वाले समय में हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की रणनीति पर काम करेंगे। ये हम धिक्कार करते हैं ऐसे जियो पर साथियों, नहीं चाहिए ऐसा जियो। तो साथियों अभी हमारे सामने अब विकट परिस्थिति है कि हमारे नौजवान अब करें क्या, अब हमें करना क्या चाहिए। ये तो सारे भाषण में आपने हमें बता दिया, मगर हम करें क्या। तो साथियों इस देश में हमारे महापुरुषों ने एक बात लिखी थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस समय हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज के लोगों के पास दीवारें नहीं थी, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, लिख लो अपनी दीवारों पर तुम शासन करती जमात हो। तो इस देश में तुम्हें जमात बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने कल्पना किया था कि ये जमात है, मगर हमारा जमात जिसे इस देश का शासन करती जमात बनना था, वो शासन करती जमात के बजाय इस देश में वो शासन करती जमात के बजाय भिखमंगा वाली जमात बन गया, 5 किलो अनाज वाली जमात बन गया, नौकरी मांगने वाली जमात बन गया। अगर इस देश में आप आंदोलन चलाओगे, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार अगर आंदोलन चलाते हो तो आने वाले समय में इस देश का जमात बन जाओगे। अब जमात का क्या अर्थ है? जमात के अर्थ में हम ये समझते हैं कि जमात का मतलब होता है कि हम केवल आमदार खासदार बन जाएंगे तो हम जमात बन जाएंगे। अगर आपके आमदार खासदार बनने से आप जमाती बन जाते, शासन करती जमात बन जाते, तो इसी भारत में उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय काशीराम साहब ने बनाई थी और बना करके दिखा भी दिया, मगर उत्तर प्रदेश में कोई जमात दिखा नहीं, बल्कि उसी के समय में कई नौकरियां समाप्त हो गई, उसी के समय में कई वाहनों की आबरू लूटे जा रहे थे। तो केवल आमदार खासदार बनने से जमात नहीं तैयार होगी, बल्कि इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर आपको अपना प्रतिनिधित्व का हिस्सा लेना होगा, आपको अपना हक छीनना होगा। साथियों इस देश में जितना जिम्मेदार इस देश का संसद व्यवस्था है, उतना ही जिम्मेदार इस देश की न्यायपालिका है। हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम के उद्घाटक थे जो एक संसद बुलाई गई थी बॉम्बे में, उस बॉम्बे के पहले कार्यक्रम के उद्घाटक पूर्व न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस वीरेंद्र कुमार यादव जी थे और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी ने कहा कि इस देश में बेरोजगारी का जिम्मेदार जितना इस देश का शासन करती जमात है, शासन करने वाला वर्ग है, जितना जिम्मेदार नौकरशाह है, जितना जिम्मेदार संसद है, उससे कहीं गुना ज्यादा जिम्मेदार न्यायपालिका है। और यही बात नावड़े सर जो
बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस है, वो भी दूसरे कार्यक्रम के हमारे उद्घाटक थे कोल्हापुर में। उन्होंने भी इस बात को कबूल किया, उन्होंने भी हमारे मंचों पर कहा कि जितना जिम्मेदार इस बेरोजगारी का इस देश में संसद और इस देश के नेता है, उससे ज्यादा जिम्मेदार इस देश की न्यायपालिका है बेरोजगारी बढ़ाने में। क्यों है? ये रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा क्यों कि साथियों, इस देश की रिपोर्ट आई दैनिक भास्कर की है और ये 5 अप्रैल की है। क्या कह रही है कि देश में प्रति 10 लाख पर 50 जज होने चाहिए, प्रति 10 लाख पर 50 जज होने चाहिए, मगर है 15। इसका मतलब 35 लोगों की वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी हुई है हर 10 लाख पर। इसका मतलब बड़े पैमाने पर न्यायपालिका में भी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है। ये न्यायपालिका में बैठे हुए जज लोग, इसको न्यायपालिका में जज लोग बैठे हुए जो लोग हैं वो इस नियुक्ति करने को तैयार नहीं है। कहीं ये तो नहीं साजिश बन रही है कि भविष्य में न्यायपालिका को भी प्राइवेट सेक्टर में डालने की जरूरत पे तो काम नहीं चल रहा है। इस बात से हमें गंभीर होना चाहिए। ये बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है, ये हमें सोचनी और विचारनी बात है। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में और भी बातें हैं। ये कहता है कि बिहार में 54% पुलिस विभाग में, आज हमारे पुलिस विभाग के लोग होते हैं, पुलिस विभाग के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबर लॉ दिया था, उस लेबर लॉ के अनुसार 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करने का अधिकार नहीं था, मगर आज उसी पुलिस विभाग के लोगों को, पुलिस लोगों को 12-12, 16-16 घंटे काम करने को मजबूर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक पुलिस का काम नहीं है, बल्कि 4 पुलिस का काम एक पुलिस को दिया जा रहा है। इसलिए ये परिस्थितियां निर्माण हुई है। और रिपोर्ट भी यही बात कहती है कि ये बिहार में 54% ए ग्रेड के ऑफिसर लोगों की वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है पुलिस विभाग में। और आपके महाराष्ट्र में भी 25% से ज्यादा वैकेंसियां इस महाराष्ट्र में भी पुलिस विभाग की खाली पड़ी हुई है। फिर भी ये सरकारें पुलिस विभाग में नौकरी देने के बजाय अभी रिपोर्ट ये भी कहने लगी कि पुलिस विभाग के 40 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें सब डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हर ऑफिसर रैंक के अलग होते हैं और उसमें ट्रेजरी वाले अलग होते हैं। ऐसे 40 विभागों को पुलिस विभाग में, कम 40 विभागों को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। इसका मतलब आने वाले समय में पुलिस को भी इस देश में प्राइवेटाइजेशन में डालने का षड्यंत्र चल रहा है। तो आने वाले समय में इस देश में भयंकर परिस्थितियां निर्माण हो सकती है। अभी जुलाई के महीने में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारे अध्यापक लोग, जिनको विरोध करना चाहिए था, जो प्राध्यापक हैं, उनको उसके विरोध में सड़क पर उतरना चाहिए था, मगर वो लोग, सरकार ने उनको इतना खर्च दिया, इतना पैसा दिया, उनको मजबूरी बन रही है कि डिपार्टमेंट में सेमिनार लगाना पड़ रहा है कि भारत की 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये दुनिया की सबसे सर्वोच्च पॉलिसी है। ये बात कहलवानी पड़ रही है, मगर साथियों दुख की बात है उस पॉलिसी में, वो पॉलिसी ये कहती है एडमिनिस्ट्रेशन जो उसका प्रबंधन है एडमिशन विभाग में, वो कह रहा है कि इस देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम को हम डिजिटलाइज करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उसने नारा लगाया था डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। हमारे लोगों ने भी सोचा ये डिजिटल इंडिया बड़ा अच्छा काम है, सारा काम ऑनलाइन होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डिजिटल इंडिया के नाम से कितना खतरनाक काम होगा।
उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर लाया। क्या लाया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून बनाने का रिकमेंड दिया है। कहा है कि अब यूनिवर्सिटीज में एक प्राध्यापक होगा और वो प्राध्यापक एक जगह बैठेगा और वो ऑनलाइन मोड से, वर्चुअल मेथड से वो सारा अपना एजुकेशन सिस्टम को बहाल करेगा और फिर इसके बाद किसी प्रोफेसर की नियुक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कार्य 2035 तक पूरा करने के लिए, डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये योजना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाई है। तो यहाँ पर बैठे हुए जो प्राध्यापक अध्यापक लोग हैं, ये आपके विरोध का और आपके अपने जो बेटे हैं जो पीएचडी करके आने वाले समय में आपको प्राध्यापक का सपना देने पूरा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके सपने पर ये कलंक लगाने के लिए ये योजना आई है। अगर आप अपने बेटे को भी सुरक्षित अपने जीते जी देखना चाहते हो तो आपके पास भी रास्ता केवल मात्र एक ही बचा है कि आपको सड़क पर ही अब फाइनल करने की सोच पैदा करना होगा। अब घर बैठे अब किताब पढ़ने से ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है, अब मैदान में लड़ने की जरूरत पड़ गई है। साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक और पॉलिसी लाई प्राइमरी एजुकेशन और जूनियर एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, पहले भारत सरकार एक कैंपस में प्राइमरी स्कूल अलग से चलाती थी और जूनियर स्कूल एक कैंपस में अलग चलाती थी। तीनों ने कहा कि अब प्राइमरी और जूनियर को मर्ज किया जाए, इनको कंपोजिट विद्यालय बनाया जाए। और कंपोजिट विद्यालय बनाने से क्या होगा, जिस प्राइमरी का हेडमास्टर अलग होता था और जूनियर का हेडमास्टर अलग होता था, उसी प्राइमरी और हेडमास्टर प्राइमरी और जूनियर को मर्ज कर दिया जाएगा, कंपोजिट कर दिया जाएगा। जब कंपोजिट कर दिया जाएगा तो जहां दो हेडमास्टर पैदा होते थे वहां एक हेडमास्टर होगा और जहां दो टीचर दोनों में पढ़ाते थे अब एक टीचर पढ़ाएगा। यानी जो नौकरियां मिलने का चांस था, जो डीएलएड बीएलएड सीटेट पास हमारे नौजवान ये इंतजार कर रहे थे कि हमें नौकरी मिलेगी, उनके साथ ये धोखेबाजी इस शिक्षा नीति ने कर दिया। और अभी एक और बात कह दिया कि अब डीएलएड की कोर्स बंद करते हम दूसरा कोर्स चलेंगे। कौन कि अब डीएलएड हम नहीं चलाएंगे, अब हम दूसरा कोर्स चलाएंगे। यानी इस देश में इतने बड़े पैमाने पर युवाओं बेरोजगारों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है कि हमारे युवाओं बेरोजगारों को पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ इतने बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। साथियों, ये सारी जो समस्याएं पैदा की जा रही है, ये सुनियोजित तरीके से ये समस्याएं पैदा की जा रही है। अगर आप इस समस्याओं का समाधान करना चाहते हो तो आपके पास मात्र एक ही विकल्प बचा है। वो विकल्प है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे युवाओं को विकल्प दिया था। आज तक उन युवाओं ने तमाम पढ़े होंगे बाबा साहब अम्बेडकर की सारी कृतियों को, मगर उन युवाओं ने उसको अमल नहीं किया। अगर अमल किया होता तो निश्चित तौर पर हमें बेरोजगारों की संसद नहीं बुलानी पड़ती। तो वो क्या था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 18 मार्च 1956 को रामलीला मैदान आगरा के धरती पर अंतिम बात में यही कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, ए मेरे नौजवानों, पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेना। पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेने के बाद एक क्लर्की के नौकरी के चक्कर में मत पड़ना। क्लर्की की नौकरी करने के बजाय समाज में जाना और समाज के उद्धार के लिए काम करना। अगर समाज का उद्धार होगा तो उसमें तेरा भी उद्धार हो जाएगा। मगर हमारे नौजवानों ने यही काम छोड़ दिया, बाकी सारा काम किया। वो समाज में जाने के बजाय, वो भाई ने हमारा बताया कि वो समाज में जाने के बजाय उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया माय एजुकेशन फॉर माय कैरियर। तो जो कैरियर का बनाया तो सरकार ने उनकी कैरियर को चौपट कर दिया। इस तरीके से ये सारी योजना बन रही है। साथियों, अब हमें करना क्या, अब हम करना क्या चाहते? साथियों, हम लोग भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से देश भर में बेरोजगारों की संसद बुला रहे हैं। ये पहले चरण का आंदोलन है।
ये हमारा प्रबोधन का कार्यक्रम नहीं है, ये पहले चरण का आंदोलन है और देश के 11 राज्यों में ये आंदोलन चलाया जाएगा। और जहां जहां बेरोजगारों की संसद बुलाई गई है, वही शहर पर हम हजारों नौजवानों को इकट्ठा करके 4 से 5 और 10 किलोमीटर तक बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकालेंगे, सड़क पर उतरेंगे और ये सड़क पर उतर करके हम अपनी डिमांड रखेंगे और बेरोजगारों को जोड़ेंगे। इस देश में ये सारी योजना हम दूसरे चरण में करेंगे। और ये तो बेरोजगार जोड़ो यात्रा करने के बावजूद भी हमारी मांगे, हमारी बात अगर संसद में नहीं उठती है, 2024 से पहले हमारी बातें संसद के द्वारा समाधान नहीं होता इस देश के, तो फिर हम लोग तीसरे चरण का आंदोलन बनाएंगे। वो तीसरे चरण का हमारा आंदोलन होगा, वो आंदोलन होगा कि हमारे द्वारा चुन करके गए आमदार खासदार लोग, जो हमारे वोटों से चुन करके गए हुए लोग हैं, वो लोगों से हम उन लोगों के घर पर जो हमारी बात संसद और विधायिका में करने लायक नहीं है, कर नहीं रहे हैं, उनके कान तक ये मामला नहीं जा रहा है, तो आने वाले समय में हम दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण का हम आंदोलन बनाएंगे। तीसरा चरण का हमारा आंदोलन होगा कि आमदार खासदार के घरों पर मोर्चा लेकर के जाएंगे और कहेंगे ये हमारे मुद्दे है, इसे समाधान करने के लिए आप संसद में बोलो। नहीं बोलोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था पूना पैक्ट में, और कहा था पूना पैक्ट से ये जो आमदार खासदार चुन करके गए हुए हैं वो आपके नेता नहीं, आने वाले समय में ये आपके नेता नहीं बल्कि ये समाज के दलाल और भड़वे पहुंच चुके हैं। तो हम आने वाले समय में चट्टी चौराहों पर यही बात पुतला लगा करके कहेंगे ये हमारे वास्तविक आमदार खासदार लोग नहीं है, ये नाजायज दलाल और बड़वे लोग पहुंच गए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने शब्दों में कहा था, उनका बहिष्कार करेंगे। इसके बावजूद भी अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, इसके बावजूद भी हमारी बातें नहीं संसद में उठती है, तो फिर हम इस देश में 25 लाख नौजवानों की फौज तैयार करने की दिशा पर ये संसद बुला रहे हैं। इसीलिए हम फौज तैयार करने के लिए ये संसद बुला रहे हैं। 25 लाख नौजवानों की तैयारी करेंगे और इन्हीं नौजवानों की शक्ति से, समर्थन से हम देश की सर्वोच्च संस्थान जो जहां पर कानून बनती है संसद, उस संसद पर मोर्चा लेकर के जाएंगे। ये योजना पर हम लोग काम करें। हम चुप बैठने वाले नहीं है। अब हम लोगों का ये काम खत्म, प्रबोधन करना, सेमिनार लगाना, ये काम अब नहीं। अब हम मैदान में उतरने के दिशा पर पहले चरण का ये आंदोलन की कड़ी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी हमें संसद का मोर्चा ले जाने के बावजूद भी ये सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, तो हम इस बात को मानने को तैयार हो जाएंगे कि ये सरकार जायज तरीके से चुन करके गई हुई सरकार नहीं है, बल्कि ये सरकार जो भारत सरकार की सर्वोच्च न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में कि ये ईवीएम मशीन से सही इलेक्शन नहीं हो सकता है, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। तो यानी ये ट्रांसपेरेंट चुनाव जब नहीं हो सकता है ईवीएम मशीन से, तो हम लोग जो ईवीएम मशीन से चुन करके ये आमदार खासदार लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में दलाल और भड़वे को पहुंचा रहे हैं, इन लोगों को नसबंदी करना होगा। उस नसबंदी करने के लिए हम लोगों को तैयारी करनी होगी। हम बेरोजगारों को, अगर इस देश के 15 लाख लोग बेरोजगार लोग, इस देश में 40 करोड़ लोग बेरोजगार बन चुके हैं, ये रिपोर्ट के अनुसार उस 40 करोड़ नौजवानों में से मैं केवल कल्पना करता हूं कि 15 लाख लोग अगर इस ठान ले कि इस देश में हम परिवर्तन चाहते हैं, इस देश में हम शासक बनना चाहते हैं, तो उन 15 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, तैयारी की जाएगी। अगर हमारे ये डिमांड नहीं पूरा करती है सरकार, हमारी बातें संसद में नहीं सुनती है ये सरकार, हमारे इस बात को अगर समझती नहीं है सरकार, तो हम ऐसे सरकार न आए, इसकी नसबंदी करने के लिए हम लोग आने वाले समय में ईवीएम मशीन को तोड़ने के लिए योजना पर काम करेंगे।
और ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे और ईवीएम मशीन को तोड़ने के बाद क्या होगा। साथियों, एक घटना बताता हूं। श्रीलंका में क्या हुआ, अभी से 8-9 महीने पहले श्रीलंका के लोगों ने महिंद्रा राजपक्षे के भवन को घेर लिया और घेर लेने के बाद आपने वीडियो में देखा होगा कि सारे नौजवान राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद खूब डांस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि साला आप संसद की सबसे बड़ी मंजिल में हम आ गए हैं और राष्ट्रपति भवन में आ गए हैं और ए ग्रेड की सारे व्यवस्थाएं यहाँ पर है और उस खुशी में वो डांस कर रहे थे। पूरा आंदोलन उनके पास था। इतना ज्यादा आंदोलन श्रीलंका में भड़क चुकी थी कि महिंद्रा राजपक्षे को वहां से छोड़ करके, देश छोड़ करके भागना पड़ा। अगर ये काम करने के बाद अगर यही परिस्थिति इस देश में सरकार कराना चाहती है तो युवा बेरोजगारों को ये तैयारी करनी होगी। अगर ये तैयारी के साथ आप भी तय करते हो, ये मोर्चा लेकर के हम जाते हैं, इस देश में जो ईवीएम से पैदा हुए नाजायज लोग हैं उन ईवीएम को तोड़ देंगे। जब ईवीएम को हम तोड़ देंगे तो सरकार उनकी नहीं बनेगी। जब उनकी सरकार नहीं बनेगी तो फिर हम संसद और राष्ट्रपति भवन पर हम लोग होंगे। जब हम लोग होंगे, हमारा शासन होगा तो समस्या भी हमारी होगी, समस्या भी हमारी होगी, मगर उस समस्या का समाधान करने लायक भी हम होंगे। समस्या भी हमारी है मगर इस समस्या का समाधान करने के लिए हम भीख मांगने के लिए फडणवीस के साथ जा रहे हैं। हम इस समस्या का समाधान करने के लिए, भीख मांगने के लिए हम नरेंद्र मोदी का पिछवाड़ा लेने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम ये तैयारी कर रहे हैं, अभी हम भीख मांगने की तैयारी में नहीं है, अभी हम इस देश में शासन बनती जमात की तैयारी में है, शासन करती जमात की तैयारी में है। और शासन बढ़ती जमात बनने के लिए हम अपने नौजवानों और विद्यार्थियों से अपील करना चाहते हैं। अंतिम बात अपील करना चाहते हैं, साथियों, आप अपने जिंदगी का बहुत समय अपने पढ़ाई में लगाया मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर मैं आपसे अपील करना चाहते हैं कि अपने जिंदगी का मात्र 10 साल अपने समाज हित के लिए लगा दो, अपने जिंदगी का अपने 10 साल अगर समाज हित के लिए लगा दो तो आने वाले समय में इस देश के सर्वोच्च संस्थानों पर आप कब्जा करने लायक हो जाओगे। और किया भी गया है इस देश में। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी बना है प्रधानमंत्री, ये डिग्री नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री कैसे बना? उसने अपने जिंदगी का सर्वोच्च समय आरएसएस के कैंप में दिया। आज आरएसएस की सरकार बनी तो उसको प्रधानमंत्री से नवाज दिया। जो योग्य नहीं था उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मगर हम सब तो योग्य लायक बेटे अपने बाबा साहब अम्बेडकर के हैं। अगर हम लायक अपने बाप के बेटे हैं तो आने वाले समय में हम संसद की अगर हम कूच करते हैं तो हमारे नौजवानों से यही अपील है कि अपने जिंदगी का 10 साल दो और 10 साल दोगे और 11वें साल ये तय है कि जिस परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस परिस्थिति, जिस तेजी से ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जिस तरीके से, जिस रोड मैप के साथ ये आंदोलन चल रहा है, जिस स्पीड से, आने वाले 10 साल के अंदर निश्चित तौर पर आप इस देश के शासक वर्ग में तब्दील मोदी को कहां से पैदा कर दिया जो नालायक है, जो इस देश का शासन कर रहा है। और ये नालायक कितना बड़ा शासन कर रहा है, इस देश की संवैधानिक संस्थानों को बेचने का काम कर रहा है। ऐसे नालायक सरकार को, ऐसे संवैधानिक संस्थान को, संविधान के विरोध में जाकर के भारत की संवैधानिक संस्थान को बेचने वाले ऐसे राजा को हम नहीं मानते। ये भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से, ये भारतीय बेरोजगार और बेरोजगारों की संसद में ये हम प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम देश भर में ये जो भारत माँ का ये कहता है कि हम इस देश के भारत माँ के लाल हैं, हम ऐसे नालायक भारत माँ की सरकार को हम धिक्कार करते। हमें इस भारत माँ के सरकार की जरूरत नहीं है। इस संसद में ये प्रस्ताव पारित कर। इसलिए साथियों, ऐसे लोगों ने हमें हमारे देश में ये जो बेरोजगारी है, आने वाले समय में आपको इस देश में सामूहिक नरसंहार करने
को मजबूर करने के लिए ये योजना बनाई गई है। ये 20 करोड़ लोग जो भूखों मरने को तैयार हैं, ये सामूहिक नरसंहार के दिशा पे काम कर रहे हैं। इस देश में आने वाले समय में आपके बीच में सामूहिक नरसंहार हो सकता है। अगर इस देश को बचाना चाहते हो तो आपको इस देश में लड़ाई लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। साथियों, एक भयंकर और बात बताता हूं कि 2019 की सरकार बनने से पहले ये जो 2018 की रिपोर्ट हमने 1.1 करोड़ नौकरियां समाप्त हुई, इस डेटा पर 6 में एक सरकारी संस्था थी। उस सरकारी संस्था का नाम था NSC, नेशनल स्टैटिक कमीशन। और ये नेशनल स्टैटिक कमीशन भारत सरकार की इकोनॉमिक स्टैटिक का अध्ययन करने वाला कमीशन बनाया गया था। और ये कमीशन 2006 में बनाया गया था। उस कमीशन का चेयरमैन थे प्रोफेसर JB मीनाक्षी। नहीं, उस कमीशन के चेयरमैन थे PC मोहनन। और उस कमीशन के सदस्य थे JB मीनाक्षी। ये दोनों लोगों ने कहा कि जो CMI ने रिपोर्ट दिया है कि 1.1 करोड़ नौकरियां भारत में समाप्त हुई है, ये सही है। NSO ने कहा, जब NSC ने कहा तो नरेंद्र मोदी को लगा कि ये सरकारी संस्थान हमारे विरोध में अगर ये डाटा पब्लिश कर दिया तो हमारे विरोध में युवा बेरोजगार लोग इस देश में सड़क पर उतर सकते हैं। ऐसी डर थी। ये डर होने की वजह से ये दोनों कर्मचारी के लोगों को, अधिकारियों के ऊपर नरेंद्र मोदी ने दबाव बनाया कि आपको ये डाटा पब्लिश किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। आपको डाटा नहीं पब्लिश करना है। इस डाटा पब्लिश करने के विरोध में JB मीनाक्षी और चेयरमैन मोहनन जी ने स्टैंड लिया कि अगर आप डाटा नहीं पब्लिश करने दोगे तो मैं नौकरी छोड़ देता हूं। उन्होंने 26 जनवरी 2019 को ये दोनों लोगों ने ये संस्था से नौकरी का त्याग पत्र दे दिया। यानी ये समझते हो कि नौकरी से त्याग पत्र देना डाटा पब्लिश करने के विरोध में, इसका मतलब ये नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत बड़ा नकेल पकड़ा हुआ ये आंदोलन है। ये बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और जब ऐसी समस्या हुई तो देश में चर्चा ना हो कि NSC के लोगों ने ये डाटा पब्लिश करने के विरोध में, नहीं पब्लिश करने की वजह से इन लोगों ने इस्तीफा दिया, तो अन्य पत्रकार लोगों ने इसको पब्लिश कर दिया। जो अन्य पत्रकार लोगों ने पब्लिश किया उस वक्त वो रिपोर्ट क्या है हम आपको बताना चाहते हैं। वो रिपोर्ट कहती है कि 2018 के में देश में बेरोजगारी दर 6.1% तक पहुंच गई और जिसमें 45 सालों में उच्चतम स्तर तक ये है। और इस रिपोर्ट में यह भी बात साबित हुई कि देश में शहरी भारत में पुरुषों की बेरोजगारी दर 7.1% तक पहुंच गई और ग्रामीण भारत में पुरुषों में ये बेरोजगारी दर 5.8% तक पहुंच गई। और 2017-12 के 18 के दौरान उसने रिपोर्ट में यह भी कहा कि जो महिला है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के रोजगार में बहुत ज्यादा भयंकर में कमियां आ रही है। ये सारे बहुत लंबा ये रिपोर्ट है, वो लंबा रिपोर्ट हम आपको ज्यादा वक्त तक बता नहीं सकते। इसलिए साथियों, ये भयंकर परिस्थितियां इस देश में बेरोजगारी है और ये बेरोजगारी केवल आर्थिकता का मामला नहीं है, बल्कि ये बेरोजगारी इस देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने तय किया इस देश में बेरोजगारों को इकट्ठा किया जाएगा और उनका जो मनोबल है, जो उनका आत्मबल गिर चुका है और उनका आत्मबल यहाँ तक गिर चुका है कि जिनको इस देश में लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, आज वो 38 पढ़े लिखे नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे नौजवानों के बीच में हमें जाना होगा और ऐसे नौजवानों के बीच में जाकर के जो इनका मनोबल गिरा हुआ है
इनके मनोबल को उठाना होगा और मनोबल को उठा करके इस देश में संचयित शक्ति का निर्माण करना होगा। ये सारी योजना पर हम लोगों ने ये भारत में 25 जगहों पर ऐसे 25 संस्थानों के बीच में जहां जहां पर यूनिवर्सिटी का हब है, जहां जहां पर मेडिकल कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट है, जहां जहां पर विद्यार्थियों का हब है, उन विद्यार्थियों के बीच में हम लोग बेरोजगारों की संसद बुला रहे और ये संसद बुला करके आने वाले समय में ये जो हमारे पास आप लोगों ने डाटा दिया है 30-35 प्रश्न हम लोगों को आपने दिया है। ये प्रश्न इसीलिए हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये डाटा लेकर के हम लोग कैटलॉग बनाएंगे और इसी कैटलॉग को ले जा करके हम अपने आमदार खासदार को जो हमारे वोट से चुन करके गए लोग हैं उनके मुंह पर फेंक करके कहेंगे ये समस्या समाधान करोगे, नहीं तो वरना तेरे कुर्सी से नीचे करेंगे। ये तैयारी करने के लिए हम बेरोजगारों की संसद बुला रहे हैं, इसलिए बेरोजगारों की संसद बुलाई जा रही है। तो साथियों, ये इस तरीके से इस देश में भयंकर परिस्थितियां निर्माण हो गई है। ये भयंकर परिस्थितियां निर्माण जो हुई नहीं है, किया जा रहा। और क्यों किया जा रहा है? इस देश को आत्म जिसे हमें कहा जाता है, तो हमें चुनाव के दौरान में कहा जाता है, नरेंद्र मोदी कहता है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसे वास्तविक रूप से आत्महत्या भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। इस देश आत्मनिर्भर नहीं बल्कि आत्महत्या करने वाली भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से ये भयंकर परिस्थितियां जो हमारे सामने लाई जा रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने साथियों एक अभी हाल में एक जीआर लाया है और वो जीआर का 2023 में 14 मार्च 2023 को ये जीआर लाया और ये जीआर में विधायिका में पास किया हुआ जीआर है और ये जीआर में स्पष्ट है कि अब महाराष्ट्र सरकार सरकारी नियुक्ति नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 2019 की सरकार बनने के बाद जो इस देश में प्लानिंग कमीशन बनता था, वो प्लानिंग कमीशन को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया, अब नीति आयोग बना दिया और नीति आयोग बनने के बाद ही उसका चेयरमैन ने बोला कि हमारा काम नहीं है कि इस देश का सरकार चलाना, हमारा काम नहीं है कि नियुक्तियां करना, हमारा काम नहीं है कि रेलवे चलाना, हमारा काम नहीं है BCBSNL चलाना, ये काम जिनका है वो प्राइवेट संस्थानों का है, वो चलाएंगे। ये नीति आयोग इतना बेलज्ज तरीके से इसने ये बयान दिया, उसी के कड़ी में ये महाराष्ट्र की सरकार ने ये जियो लाया। वो जियो क्या है कि ये महाराष्ट्र में, इस देश में, ये महाराष्ट्र में अब सरकारी नियुक्तियां नहीं होंगी, वो सरकारी नियुक्तियां बंद कर दी गई, बल्कि ये नियुक्ति करने का और ये महाराष्ट्र के अंदर जितने भी संवैधानिक संस्थानें हैं उसको चलाने का, उसमें लेबर देने का, उसमें अधिकारी देने का सारी जिम्मेदारी इस जियो के अनुसार 9 कंपनियों को दे दिया गया है, प्राइवेट कंपनियों को, और वो प्राइवेट 9 कंपनियां तय करेगी। इस जियो में उन 9 कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं और वो प्राइवेट 9 कंपनियां तय करेंगी कि आपको अधिकारी अगर बनना है तो कितना पेमेंट देना है, और वो 9 कंपनियां तय करेंगी कि आपको कितने दिन के लिए नौकरी करना है। इसी के श्रेणी में अभी कल परसों की एक रिपोर्ट आई क्या कि अब अग्निवीर की तरह इस देश में प्रोफेसर की भी नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। यहाँ पर प्रोफेसर लोग होंगे, उनकी भी नियुक्ति अब इस देश में 5 साल के लिए होगी और 5 साल के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये जियो पास हुआ तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने जो ये जियो लाया है, जो ये जीआर लाया है, पास किया है,
हम भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा आयोजित, भारतीय बेरोजगारों मोर्चा के द्वारा आयोजित जो ये बेरोजगारों का संसद है, उसमें ये जियो का हम धिक्कार बहिष्कार करते हैं। हम ऐसे जियो का हम पगे पालन नहीं करेंगे और इस जियो के विरोध में आने वाले समय में हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की रणनीति पर काम करेंगे। ये हम धिक्कार करते हैं ऐसे जियो पर साथियों। नहीं चाहिए ऐसा जियो। तो साथियों, अभी हमारे सामने अब विकट परिस्थिति है कि हमारे नौजवान अब करें क्या, अब हमें करना क्या चाहिए। ये तो सारे भाषण में आपने हमें बता दिया, मगर हम करें क्या। तो साथियों, इस देश में हमारे महापुरुषों ने एक बात लिखी थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस समय हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज के लोगों के पास दीवारें नहीं थी, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, लिख लो अपनी दीवारों पर तुम शासन करती जमात हो। तो इस देश में तुम्हें जमात बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने कल्पना किया था कि ये जमात है, मगर हमारा जमात जिसे इस देश का शासन करती जमात बनना था, वो शासन करती जमात के बजाय इस देश में वो शासन करती जमात के बजाय भिखमंगा वाली जमात बन गया, 5 किलो अनाज वाली जमात बन गया, नौकरी मांगने वाली जमात बन गया। अगर इस देश में आप आंदोलन चलाओगे, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार अगर आंदोलन चलाते हो, तो आने वाले समय में इस देश का जमात बन जाओगे। अब जमात का क्या अर्थ है? जमात के अर्थ में हम ये समझते हैं कि जमात का मतलब होता है कि हम केवल आमदार खासदार बन जाएंगे तो हम जमात बन जाएंगे। अगर आपके आमदार खासदार बनने से आप जमाती बन जाते, शासन करती जमात बन जाते, तो इसी भारत में उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय काशीराम साहब ने बनाई थी और बना करके दिखा भी दिया, मगर उत्तर प्रदेश में कोई जमात दिखा नहीं, बल्कि उसी के समय में कई नौकरियां समाप्त हो गई, उसी के समय में कई वाहनों की आबरू लूटे जा रहे थे। तो केवल आमदार खासदार बनने से जमात नहीं तैयार होगी, बल्कि इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर आपको अपना प्रतिनिधित्व का हिस्सा लेना होगा, आपको अपना हक छीनना होगा। साथियों, इस देश में जितना जिम्मेदार इस देश का संसद व्यवस्था है, उतना ही जिम्मेदार इस देश की न्यायपालिका है। हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम के उद्घाटक थे जो एक संसद बुलाई गई थी बॉम्बे में। उस बॉम्बे के पहले कार्यक्रम के उद्घाटक पूर्व न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस वीरेंद्र कुमार यादव जी थे, और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी ने कहा कि इस देश में बेरोजगारी का जिम्मेदार जितना इस देश का शासन करती जमात है, शासन करने वाला वर्ग है, जितना जिम्मेदार नौकरशाह है, जितना जिम्मेदार संसद है, उससे कहीं गुना ज्यादा जिम्मेदार न्यायपालिका है। और यही बात नावड़े सर जो बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस है, वो भी दूसरे कार्यक्रम के हमारे उद्घाटक थे कोल्हापुर में, उन्होंने भी इस बात को कबूल किया। उन्होंने भी हमारे मंचों पर कहा कि जितना जिम्मेदार इस बेरोजगारी का इस देश में संसद और इस देश के नेता है, उससे ज्यादा जिम्मेदार इस देश की न्यायपालिका है बेरोजगारी बढ़ाने में। क्यों है? ये रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि साथियों, इस देश की रिपोर्ट आई दैनिक भास्कर की है और ये 5 अप्रैल की है। क्या कह रही है कि देश में प्रति 10 लाख पर 50 जज होने चाहिए, प्रति 10 लाख पर 50 जज होने चाहिए, मगर है 15। इसका मतलब 35 लोगों की वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी हुई है हर 10 लाख पर। इसका मतलब बड़े पैमाने पर न्यायपालिका में भी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है। ये न्यायपालिका में बैठे हुए जज लोग, इसको न्यायपालिका में जज लोग बैठे हुए जो लोग हैं, वो इस नियुक्ति करने को तैयार नहीं है। कहीं ये तो नहीं साजिश बन रही है कि भविष्य में न्यायपालिका
को भी प्राइवेट सेक्टर में डालने की जरूरत पे तो काम नहीं चल रहा है। इस बात से हमें गंभीर होना चाहिए। ये बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है, ये हमें सोचनी और विचारनी बात है। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में और भी बातें हैं। ये कहता है कि बिहार में 54% पुलिस विभाग में, आज हमारे पुलिस विभाग के लोग होते हैं, पुलिस विभाग के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबर लॉ दिया था, उस लेबर लॉ के अनुसार 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करने का अधिकार नहीं था, मगर आज उसी पुलिस विभाग के लोगों को, पुलिस लोगों को 12-12, 16-16 घंटे काम करने को मजबूर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक पुलिस का काम नहीं है, बल्कि 4 पुलिस का काम एक पुलिस को दिया जा रहा है। इसलिए ये परिस्थितियां निर्माण हुई है। और रिपोर्ट भी यही बात कहती है कि ये बिहार में 54% ए ग्रेड के ऑफिसर लोगों की वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है पुलिस विभाग में। और आपके महाराष्ट्र में भी 25% से ज्यादा वैकेंसियां इस महाराष्ट्र में भी पुलिस विभाग की खाली पड़ी हुई है। फिर भी ये सरकारें पुलिस विभाग में नौकरी देने के बजाय अभी रिपोर्ट ये भी कहने लगी कि पुलिस विभाग के 40 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें सब डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हर ऑफिसर रैंक के अलग होते हैं और उसमें ट्रेजरी वाले अलग होते हैं। ऐसे 40 विभागों को पुलिस विभाग में, कम 40 विभागों को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। इसका मतलब आने वाले समय में पुलिस को भी इस देश में प्राइवेटाइजेशन में डालने का षड्यंत्र चल रहा है। तो आने वाले समय में इस देश में भयंकर परिस्थितियां निर्माण हो सकती है। अभी जुलाई के महीने में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारे अध्यापक लोग, जिनको विरोध करना चाहिए था, जो प्राध्यापक हैं, उनको उसके विरोध में सड़क पर उतरना चाहिए था, मगर वो लोग, सरकार ने उनको इतना खर्च दिया, इतना पैसा दिया, उनको मजबूरी बन रही है कि डिपार्टमेंट में सेमिनार लगाना पड़ रहा है कि भारत की 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये दुनिया की सबसे सर्वोच्च पॉलिसी है। ये बात कहलवानी पड़ रही है, मगर साथियों दुख की बात है उस पॉलिसी में, वो पॉलिसी ये कहती है एडमिनिस्ट्रेशन जो उसका प्रबंधन है एडमिशन विभाग में, वो कह रहा है कि इस देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम को हम डिजिटलाइज करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उसने नारा लगाया था डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। हमारे लोगों ने भी सोचा ये डिजिटल इंडिया बड़ा अच्छा काम है, सारा काम ऑनलाइन होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डिजिटल इंडिया के नाम से कितना खतरनाक काम होगा। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर लाया, क्या लाया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून बनाने का रिकमेंड दिया है। कहा है कि अब यूनिवर्सिटीज में एक प्राध्यापक होगा और वो प्राध्यापक एक जगह बैठेगा और वो ऑनलाइन मोड से, वर्चुअल मेथड से वो सारा अपना एजुकेशन सिस्टम को बहाल करेगा और फिर इसके बाद किसी प्रोफेसर की नियुक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कार्य 2035 तक पूरा करने के लिए, डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये योजना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाई है। तो यहाँ पर बैठे हुए जो अध्यापक लोग हैं, ये आपके विरोध का और आपके अपने जो बेटे हैं जो पीएचडी करके आने वाले समय में आपको प्राध्यापक का सपना देने, पूरा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके सपने पर ये कलंक लगाने के लिए ये योजना आई है। अगर आप अपने बेटे को भी सुरक्षित अपने जीते जी देखना चाहते हो तो आपके पास भी रास्ता केवल मात्र एक ही बचा है कि आपको सड़क पर ही अब फाइनल करने की सोच पैदा करना होगा। अब घर बैठे, अब किताब पढ़ने से ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है, अब मैदान में लड़ने की जरूरत पड़ गई है। साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक और पॉलिसी लाई
प्राइमरी एजुकेशन और जूनियर एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है पहले भारत सरकार एक कैंपस में प्राइमरी स्कूल अलग से चलाती थी और जूनियर स्कूल एक कैंपस में अलग चलाती थी। तीनों ने कहा कि अब प्राइमरी और जूनियर को मर्ज किया जाए, इनको कंपोजिट विद्यालय बनाया जाए। और कंपोजिट विद्यालय बनाने से क्या होगा, जिस प्राइमरी का हेडमास्टर अलग होता था और जूनियर का हेडमास्टर अलग होता था, उसी प्राइमरी और हेडमास्टर प्राइमरी और जूनियर को मर्ज कर दिया जाएगा, कंपोजिट कर दिया जाएगा। जब कंपोजिट कर दिया जाएगा तो जहां दो हेडमास्टर पैदा होते थे वहां एक हेडमास्टर होगा, और जहां दो टीचर दोनों में पढ़ाते थे अब एक टीचर पढ़ाएगा। यानी जो नौकरियां मिलने का चांस था, जो डीएलएड बीएलएड सीटेट पास हमारे नौजवान ये इंतजार कर रहे थे कि हमें नौकरी मिलेगी, उनके साथ ये धोखेबाजी इस शिक्षा नीति ने कर दिया। और अभी एक और बात कह दिया कि अब डीएलएड की कोर्स बंद करते हैं, हम दूसरा कोर्स चलेंगे। कौन कि अब डीएलएड हम नहीं चलाएंगे, अब हम दूसरा कोर्स चलाएंगे। यानी इस देश में इतने बड़े पैमाने पर युवाओं बेरोजगारों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है कि हमारे युवाओं बेरोजगारों को पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ इतने बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। साथियों, ये सारी जो समस्याएं पैदा की जा रही है, ये सुनियोजित तरीके से ये समस्याएं पैदा की जा रही है। अगर आप इस समस्याओं का समाधान करना चाहते हो तो आपके पास मात्र एक ही विकल्प बचा है। वो विकल्प है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे युवाओं को विकल्प दिया था। आज तक उन युवाओं ने तमाम पढ़े होंगे बाबा साहब अम्बेडकर की सारी कृतियों को, मगर उन युवाओं ने उसको अमल नहीं किया। अगर अमल किया होता तो निश्चित तौर पर हमें बेरोजगारों की संसद नहीं बुलानी पड़ती। तो वो क्या था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 18 मार्च 1956 को रामलीला मैदान आगरा के धरती पर अंतिम बात में यही कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, ए मेरे नौजवानों, पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेना। पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेने के बाद एक क्लर्की के नौकरी के चक्कर में मत पड़ना। क्लर्की की नौकरी करने के बजाय समाज में जाना और समाज के उद्धार के लिए काम करना। अगर समाज का उद्धार होगा तो उसमें तेरा भी उद्धार हो जाएगा। मगर हमारे नौजवानों ने यही काम छोड़ दिया, बाकी सारा काम किया। वो समाज में जाने के बजाय, वो भाई ने हमारा बताया कि वो समाज में जाने के बजाय उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया माय एजुकेशन फॉर माय कैरियर। तो जो कैरियर का बनाया तो सरकार ने उनकी कैरियर को चौपट कर दिया। इस तरीके से ये सारी योजना बन रही है। साथियों, अब हमें करना क्या, अब हम करना क्या चाहते? साथियों, हम लोग भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से देश भर में बेरोजगारों की संसद बुला रहे हैं। ये पहले चरण का आंदोलन है, ये हमारा प्रबोधन का कार्यक्रम नहीं है, ये पहले चरण का आंदोलन है। और देश के 11 राज्यों में ये आंदोलन चलाया जाएगा। और जहां जहां बेरोजगारों की संसद बुलाई गई है, वही शहर पर हम हजारों नौजवानों को इकट्ठा करके 4 से 5 और 10 किलोमीटर तक बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकालेंगे, सड़क पर उतरेंगे और ये सड़क पर उतर करके हम अपनी डिमांड रखेंगे और बेरोजगारों को जोड़ेंगे। इस देश में ये सारी योजना हम दूसरे चरण में करेंगे। और ये तो बेरोजगार जोड़ो यात्रा करने के बावजूद भी हमारी मांगे, हमारी बात अगर संसद में नहीं उठती है, 2024 से पहले हमारी बातें संसद के द्वारा समाधान नहीं होता इस देश के, तो फिर हम लोग तीसरे चरण का आंदोलन बनाएंगे। वो तीसरे चरण का हमारा आंदोलन होगा, वो आंदोलन होगा कि हमारे द्वारा चुन करके गए आमदार खासदार लोग, जो हमारे वोटों से चुन करके गए हुए लोग हैं, वो लोगों से हम उन लोगों के घर पर जो हमारी बात संसद और विधायिका में करने लायक नहीं है, कर नहीं रहे हैं, उनके कान तक ये मामला नहीं जा रहा है, तो आने वाले समय में हम दूसरे
चरण के बाद तीसरा चरण का हमने आंदोलन बनाएंगे। तीसरा चरण का हमारा आंदोलन होगा कि आमदार खासदार के घरों पर मोर्चा लेकर के जाएंगे और कहेंगे ये हमारे मुद्दे है, इसे समाधान करने के लिए आप संसद में बोलो। नहीं बोलोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था पूना पैक्ट में, और कहा था पूना पैक्ट से ये जो आमदार खासदार चुन करके गए हुए हैं वो आपके नेता नहीं, आने वाले समय में ये आपके नेता नहीं बल्कि ये समाज के दलाल और भड़वे पहुंच चुके हैं। तो हम आने वाले समय में चट्टी चौराहों पर यही बात पुतला लगा करके कहेंगे ये हमारे वास्तविक आमदार खासदार लोग नहीं है, ये नाजायज दलाल और बड़वे लोग पहुंच गए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने शब्दों में कहा था, उनका बहिष्कार करेंगे। इसके बावजूद भी अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, इसके बावजूद भी हमारी बातें नहीं संसद में उठती है, तो फिर हम इस देश में 25 लाख नौजवानों की फौज तैयार करने की दिशा पर ये संसद बुला रहे हैं। इसीलिए हम फौज तैयार करने के लिए ये संसद बुला रहे हैं। 25 लाख नौजवानों की तैयारी करेंगे और इन्हीं नौजवानों की शक्ति से, समर्थन से हम देश की सर्वोच्च संस्थान जो जहां पर कानून बनती है संसद, उस संसद पर मोर्चा लेकर के जाएंगे। ये योजना पर हम लोग काम करें। हम चुप बैठने वाले नहीं है। अब हम लोगों का ये काम खत्म, प्रबोधन करना, सेमिनार लगाना ये काम अब नहीं। अब हम मैदान में उतरने के दिशा पर पहले चरण का ये आंदोलन की कड़ी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी हमें संसद का मोर्चा ले जाने के बावजूद भी ये सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, तो हम इस बात को मानने को तैयार हो जाएंगे कि ये सरकार जायज तरीके से चुन करके गई हुई सरकार नहीं है, बल्कि ये सरकार जो भारत सरकार की सर्वोच्च न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में कि ये ईवीएम मशीन से सही इलेक्शन नहीं हो सकता है, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। तो यानी ये ट्रांसपेरेंट चुनाव जब नहीं हो सकता है ईवीएम मशीन से, तो हम लोग जो ईवीएम मशीन से चुन करके ये आमदार खासदार लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में दलाल और भड़वे को पहुंचा रहे हैं, इन लोगों को नसबंदी करना होगा। उस नसबंदी करने के लिए हम लोगों को तैयारी करनी होगी। हम बेरोजगारों को, अगर इस देश के 15 लाख लोग बेरोजगार लोग, इस देश में 40 करोड़ लोग बेरोजगार बन चुके हैं, ये रिपोर्ट के अनुसार उस 40 करोड़ नौजवानों में से मैं केवल कल्पना करता हूं कि 15 लाख लोग अगर इस ठान ले कि इस देश में हम परिवर्तन चाहते हैं, इस देश में हम शासक बनना चाहते हैं, तो उन 15 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, तैयारी की जाएगी। अगर हम हमारे ये डिमांड नहीं पूरा करती है सरकार, हमारी बातें संसद में नहीं सुनती है ये सरकार, हमारे बात को अगर समझती नहीं है सरकार, तो हम ऐसे सरकार न आए, इसकी नसबंदी करने के लिए हम लोग आने वाले समय में ईवीएम मशीन को तोड़ने के लिए योजना पर काम करेंगे और ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे। और ईवीएम मशीन को तोड़ने के बाद क्या होगा साथियों, एक घटना बताता हूं। श्रीलंका में क्या हुआ, अभी से 8-9 महीने पहले श्रीलंका के लोगों ने महिंद्रा राजपक्षे के भवन को घेर लिया और घेर लेने के बाद आपने वीडियो में देखा होगा कि सारे नौजवान राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद खूब डांस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि साला आप संसद की सबसे बड़ी मंजिल में हम आ गए हैं और राष्ट्रपति भवन में आ गए हैं और ए ग्रेड की सारे व्यवस्थाएं यहाँ पर है, और उस खुशी में वो डांस कर रहे थे। पूरा आंदोलन उनके पास था। इतना ज्यादा आंदोलन श्रीलंका में भड़क चुकी थी कि महिंद्रा राजपक्षे को वहां से छोड़ करके, देश छोड़ करके भागना पड़ा। अगर ये काम करने के बाद अगर यही परिस्थिति इस देश में सरकार कराना चाहती है, तो युवा बेरोजगारों को ये तैयारी करनी होगी। अगर ये तैयारी के साथ आप भी तय करते हो, ये मोर्चा लेकर के हम जाते हैं, इस देश में जो ईवीएम से पैदा हुए नाजायज लोग हैं
उन ईवीएम को तोड़ देंगे। जब ईवीएम को हम तोड़ देंगे तो सरकार उनकी नहीं बनेगी। जब उनकी सरकार नहीं बनेगी तो फिर हम संसद और राष्ट्रपति भवन पर हम लोग होंगे। जब हम लोग होंगे, हमारा शासन होगा, तो समस्या भी हमारी होगी, समस्या भी हमारी होगी, मगर उस समस्या का समाधान करने लायक भी हम होंगे। समस्या भी हमारी है, मगर इस समस्या का समाधान करने के लिए हम भीख मांगने के लिए फडणवीस के साथ जा रहे हैं। हम इस समस्या का समाधान करने के लिए, भीख मांगने के लिए हम नरेंद्र मोदी का पिछवाड़ा लेने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम ये तैयारी कर रहे हैं, अभी हम भीख मांगने की तैयारी में नहीं है, अभी हम इस देश में शासन बनती जमात की तैयारी में है, शासन करती जमात की तैयारी में है। और शासन बढ़ती जमात बनने के लिए हम अपने नौजवानों और विद्यार्थियों से अपील करना चाहते हैं। अंतिम बात अपील करना चाहते हैं, साथियों, आप अपने जिंदगी का बहुत समय अपने पढ़ाई में लगाया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर मैं आपसे अपील करना चाहते हैं कि अपने जिंदगी का मात्र 10 साल अपने समाज हित के लिए लगा दो, अपने जिंदगी का अपने 10 साल अगर समाज हित के लिए लगा दो, तो आने वाले समय में इस देश के सर्वोच्च संस्थानों पर आप कब्जा करने लायक हो जाओगे। और किया भी गया है इस देश में। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी बना है प्रधानमंत्री, ये डिग्री नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री कैसे बना? उसने अपने जिंदगी का सर्वोच्च समय आरएसएस के कैंप में दिया। आज आरएसएस की सरकार बनी तो उसको प्रधानमंत्री से नवाज दिया, जो योग्य नहीं था उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मगर हम सब तो योग्य लायक बेटे अपने बाबा साहब अम्बेडकर के हैं। अगर हम लायक अपने बाप के बेटे हैं तो आने वाले समय में हम संसद की अगर हम कूच करते हैं तो हमारे नौजवानों से यही अपील है कि अपने जिंदगी का 10 साल दो, और 10 साल दोगे और 11वें साल ये तय है कि जिस परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस परिस्थिति, जिस तेजी से ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जिस तरीके से, जिस रोड मैप के साथ ये आंदोलन चल रहा है, जिस स्पीड से, आने वाले 10 साल के अंदर निश्चित तौर पर आप इस देश के शासक वर्ग में तब्दील